कोडिपेंडेंस का एक ट्रेट है जिसे वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट किया जाता है और वो है नीड टू बी नीडेड। एक इनहेरेंट नीड होती है कोडिपेंडेंस के अंदर कि लोगों को मेरी जरूरत पड़े और उस जरूरत को मैं पूरा कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकूं, उन्हें रेस्क्यू करा सकूं और जितना मैं ये करूंगा उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ये पता लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू और आज के इस कोडिपेंडेंसी सीरीज में मैं आपको फर्दर लेकर जा रही हूँ कुछ और ट्रेड्स कोडिपेंडेंसी के जिसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं या नहीं। काफी कुछ हमारे डीएनए में, हमारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर में बसा होता है जो शायद हम आज कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है हम खुद कॉन्शियसली नहीं सोच पाते हैं। हम ज्यादातर लोग डिफॉल्ट मोड में जी रहे हैं जिंदगी को। सुबह जाना, ऑफिस उठना, ऑफिस जाना, वापस आना, घर का ग्रोसरीज वगैरह लेकर आना। सो देयर इज अ ऑटो पायलट मोड जिसमें हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। कॉन्शियसली सोचना मैं क्यों इस तरह के लोगों के साथ बार बार मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होता हूं या ये लोग मेरी जिंदगी में आते हैं, कुछ टॉक्सिक लोग, कुछ एक्सप्लॉइट करने वाले लोग, मुझे जिंदगी में क्यों इस तरह के लोग मेरे चारों तरफ हैं, क्यों मैं इतना स्ट्रगल करता हूँ, क्यों मुझे एक इनर हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है। आई डोंट केयर, हो सकता है आप पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, कंसल्टेंट, आप जो भी हो, यदि वो एक इनर जॉय और प्लेजर वो मिसिंग है लाइफ में और आपको लग रहा है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस और माइंडफुल लिविंग जीने की जरूरत है। और उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे तो नहीं है जो बचपन से आए हैं जिनकी वजह से आज आप ऑटो पायलट मोड में जी रहे हो और जो आपका बिहेवियर है वो ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। तो जब आप उसे आइडेंटिफाई करोगे आपके लिए आसान हो जाएगा उन पे वर्क करना और उन बिहेवियर्स और प्रोग्राम्स को अपने डीएनए से हटाना। सो अगर हम नीड टू बी नीडेड की बात करें, कोडिपेंडेंट्स जो हैं वो यूजुअली बचपन में इस तरह के माहौल में रेज किए जाते हैं जहां पे बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, घर में बहुत केओस होता है। 4-5 बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके झगड़ों को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स खुद ही हो सकता है सोशियोपैथ, साइकोपैथ या नार्सिसिस्टिक या कोडिपेंडेंट हो, दोनों पेरेंट्स हो या उनमें से एक पेरेंट हो। इसकी वजह से बच्चों को हमेशा अपने मन की करने से पहले पेरेंट्स के मूड को रीड करना पड़ता था। फादर कब लैश आउट कर जाए, मदर कब येल करना शुरू कर दे, कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको अपनी ही इमोशंस रेगुलेट करना नहीं आता। पेरेंट्स इतने वुंडेड हैं तभी सोशियोपैथ, साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट या कोडिपेंडेंट हैं, तो उन्हें अपनी इमोशंस खुद ही मैच्योर तरीके से हैंडल करनी नहीं आती और इसलिए सारा गुस्सा बच्चों पे निकलता है। तो अब बच्चा जो है वो क्या करता है, इसी प्रकार से बच्चा एम्पैथ बनता है। वो धीरे धीरे रीड करना शुरू करता है कि फादर को किस बात पे बहुत ज्यादा नाराजगी होती है, मदर को किस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मैं इन बिहेवियर्स को अगर मुझे करना भी है तो या तो उनकी एब्सेंस में करूं या चोरी छुपे करूं, उनके सामने मुझे ये बिहेवियर्स नहीं पोर्ट्रे करने हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। सो बच्चे का यहाँ से एम्पैथिक होना शुरू होता है, बाउंड्रीज ब्लर होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स के साथ खुद को फ्यूज कर लेता है कि मेरे फादर को जो बिहेवियर पसंद है मैंने वही करना है, मेरी मदर को जो बिहेवियर पसंद है मैंने वही करना है, नहीं तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं तो पावरलेस हूँ, मुझे तो घर में खाना पीना, रहना, पढ़ाई करना सब चाहिए, वो तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं फादर और मदर को खुश रख पाऊंगा। वो आइडियलाइज कर रहा है, उन्हें अपना रोल मॉडल बना रहा है, उसे नहीं पता सही गलत क्या है, उसके लिए तो वही सही है जो उसे दिख रहा है। उसकी रीडिंग कैपेसिटी, दूसरों के माइंड को रीड करने की कैपेसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कहने को ये ट्रेड बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो बाउंड्रीज ब्लर होनी शुरू होती हैं वो लिमिटेड सिर्फ पेरेंट्स तक नहीं रहती हैं, वो ऑटो पायलट मोड में चलते चलते जब वो एक अडल्ट बनता है वहां भी वो उसी डिफॉल्ट मोड में काम कर रहा होता है। उसे हमेशा दूसरों की एनर्जीज रीड करने की आदत पड़ जाती है। मेरी वाइफ क्या सोच रही है, मेरी सास क्या सोच रही है, मेरा हस्बैंड क्या सोच रहा है,
मेरे बॉस क्या सोच रहे हैं, मेरे आसपास के लोग अगर मेरे इस एक्शन को नहीं पसंद कर रहे हैं तो मुझे इस एक्शन को बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहू को लगता है मैं दोपहर को सोती हूँ और मेरी सास जो है वो बिना कुछ कहे एक मुंह बना रही हैं, तो इसका मतलब मुझे दोपहर को सोना बंद करना पड़ेगा। चाहे वो बुरी तरह से टायर्ड है और रेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो रीड कर रही है अपनी सास के एक्सप्रेशंस को, उनकी एनर्जीज को, और खुद को सेक्रीफाइस कर रही है, खुद की बॉडी को सेक्रीफाइस कर रही है टू प्लीज हर। सो वो एक पीपल प्लीजर बन गई। और वो पीपल प्लीजर सिर्फ बड़े होके नहीं बनी है, वो शुरुआत तो बचपन से ही हुई है, जब वो माँ को मना करना चाहती थी और नहीं कर पाई। सो नो करना एक बहुत डिफिकल्ट ट्रेट है कोडिपेंडेंट्स के लिए। इनफैक्ट डॉक्टर गैबर मैटे ने एक वीडियो में बताया कि एक पेशेंट उनके पास आती थी जो 20 साल से मेडिटेशन कर रही थी, अपने बॉस को नो बोलना चाहती थी, और उसने बहुत मेहनत की अपने बॉस को ना कह पाने की, लेकिन 20 साल तक उसकी मेडिटेशन भी, शायद वो फोकस्ड मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी या वो अपनी वाइब्रेशन को रेज नहीं कर पा रही थी। वो डॉक्टर को हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछती थी, मैं कैसे नो बोलूं, मुझसे नो नहीं कहा जा रहा। इतना कठिन होता है कोडिपेंडेंट्स के लिए किसी को मना कर पाना, मैं ये नहीं करूंगी या मैं ये नहीं कर सकती, बिकॉज वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं। और वो बचपन से ही जब फादर मदर को प्लीज करना शुरू करते हैं, फ्रेंड्स को प्लीज करते हैं, टीचर्स को प्लीज करते हैं, और अडल्टहुड में पार्टनर्स को और अपने बॉसेस को प्लीज करने लगते हैं। ये एक ऑटो पायलट मोड नहीं, डिफॉल्ट मोड नहीं तो और क्या है। इसके अलावा ये अडल्ट्स जो हैं ये ऐसे घरों में रेज किए जाते हैं जहां पर उनकी नीड्स को कोई तवज्जो नहीं मिलती है। दैट मीन्स अगर वो अपनी इमोशनल नीड्स कभी एक्सप्रेस करते हैं तो पहली बात तो अलाउड ही नहीं होता है। फादर जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट बनकर कहते हैं कि ये सब फालतू की डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए घर पे, और इसे इग्नोर करो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको इतना डिस्कस नहीं करना है। सो एक तरह से उन्हें अलाउड ही नहीं होता है कि वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। अगर करते भी हैं तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चों को रिडिक्यूल किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको मॉक किया जाता है, उनके एक्सप्रेशंस को बेसिकली उनका मजाक बना के और इस तरह से क्रिटिसाइज, ब्लेम और ताने मारे जाते हैं कि बच्चे को लगता है कि वो अंदर चला जाता है कि नहीं, मैं जब भी शेयर करता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स का मजाक ही बनना है, सो इसलिए बेटर है कि अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखो। यहाँ से शुरुआत होनी शुरू होती है। फिर इसके बाद अगर वो कर भी रहा है, मान लो अगर मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं, कि जो पहला जो मैंने बताया कि फादर ने कह दिया इसको इतना बड़ा वो नहीं है, इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे बच्चा अपने आप को अनवर्दी फील करना शुरू करता है। वो ये फील करता है कि मैं प्यार और अटेंशन का वर्दी ही नहीं हूं, मैं हकदार ही नहीं हूं कि मुझे, जब माँ बाप जिन्होंने प्योर नर्चरिंग देनी थी जब वो ही नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं प्यार और अटेंशन का हकदार नहीं हूं। सो वो एक शेल में चला जाता है और इन बिहेवियर्स को रुका देता है। वहीं पे उसकी इमोशनल ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, वो रुक जाती है उन मैटर्स को लेकर कि मुझे अपनी नीड्स आगे किसी से एक्सप्रेस नहीं करनी है। कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि इमोशनल नीड्स के अलावा फिजिकल नीड्स भी अगर बच्चा कभी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है और उम्मीद करता है कि मुझे इस समय किसी की या तो मॉरल सपोर्ट की जरूरत है या फिजिकल सपोर्ट की जरूरत है, और रिफ्यूजल आ जाता है, पेरेंट्स रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद ही कंज्यूम्ड हैं, अपनी स्ट्रगल्स में कंज्यूम्ड हैं, या अपनी ही मेंटल ईगोज से सफ़र कर रहे हैं, और उनकी सोशियोपैथ, साइकोपैथ, कोडिपेंडेंसी या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो हैं वो उन्हें स्टॉप करती है कि वो बच्चों को अनकंडीशनल सपोर्ट दें। तो ऐसे में बच्चा धीरे धीरे अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि मेरी ज़रूरतें नहीं हैं, मुझे अपनी ज़रूरतों को डिनाई करना सीखना है, मुझे सीखना है कि मेरी ज़रूरतें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और अब अटेंशन तो उसे वैसे ही नहीं मिल रही है पेरेंट्स से, वो क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को अपने अंदर दबा रहा है
और पेरेंट्स की जरूरतों को इसलिए पूरी कर रहा है कि वो मुझे अटेंशन देंगे। वो क्या बन रहा है कि मुझे तो मेरी जरूरतें तो मैटर नहीं करती हैं, लेकिन सबकी जरूरतों का मुझे ख्याल रखना है, क्योंकि उससे कम से कम मुझे थोड़ी तो अटेंशन मिलती है। बहुत सैड स्टेट है ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बढ़कर भी, बड़ा होकर भी, अडल्ट बन के भी, पहली बात तो वो इसी तरह के एक्सप्लॉयटेटिव पार्टनर्स इनवाइट करता है जो कि सेम इमोशंस को मिरर करते हैं, जो उसके पेरेंट्स वाले बिहेवियर को मिरर करते हैं, बट 100 टाइम्स वर्स। सो अगर पेरेंट्स 5-10% करते थे और उसने हल्का हल्का अपने आप को समझा लिया कि ठीक है, मुझे पेरेंट्स प्यार करते हैं, यही प्यार है कि मुझे खाना पीना सब मिल रहा है, सब अच्छा खासा सब मिल रहा है, और स्कूल जाने को मिल रहा है, स्कूल में टिफिन मिलता है, तो ये सब कुछ तो मुझे मिल रहा है। अगर मेरी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं तो वो मैं धीरे धीरे अंदर दबा लेता हूँ, और आई कैन सर्वाइव दिस वे, आई कैन सर्वाइव। ये सर्वाइवल मोड जो है ये अडल्ट में भी कैरी ऑन करता है। जैसा मैंने कहा, डिफॉल्ट मोड बन जाता है और इंसान अपनी ज़रूरतें खुलकर बोलने में बहुत हेजिटेट करता है। मैं इस डिलेमा से बहुत गुजरी हूँ। मेरे अंदर ये ट्रेट इतना ज़्यादा था कि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, और नहीं मांग सकती थी तो मेरे सामने चारों तरफ लोग भी ऐसे ही आते थे जो मुझे एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन मैं जब मदद के लिए मुंह खोलती थी तो सीधे आंसर नो आता था। और वैसे भी अंदर से ही हम लोग पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि आंसर नो ही आना है, इसलिए हम मांगना ही बंद कर देते हैं। वो भी अगेन एक ऑटो पायलट मोड है जिससे हम गुजर रहे हैं। अब इस तरह से ये कोडिपेंडेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे उनकी सोच आउटवर्डली हो जाती है। दे बिकम ऑब्सेस्ड विद आउटसाइड वर्ल्ड। अपने बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने वो फीलिंग्स डिनाई करनी शुरू कर दी थी। खुद की फीलिंग्स और इमोशंस को बचपन में डिनाई करना शुरू कर दिया था कि ये वैलिड नहीं है, मेरी फीलिंग्स और मेरी इमोशंस वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे प्राइमरी केयर गिवर्स ने मुझे दिखा दिया है कि आपकी जो नीड्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें इग्नोर करो। सो वो जो डिनायल में थे वो बड़े होकर भी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी पेन्स, अपनी सफरिंग्स, बॉडी में पेन हो, आपको शरीर दर्द हो रहा हो, आपको बीमार लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब मुझे डिनाई करना है, मुझे इग्नोर करना है, मुझे ध्यान देना है कि दूसरे की नीड पूरी हो रही है कि नहीं, कि मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं। आप एट योर ओन कॉस्ट, आप खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए काम करते हो। और इसमें अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करते हैं एडवाइस के लिए, सो आप घंटों उन्हें समझाते हो, आप उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ऑफिस प्रॉब्लम्स हैं, आप घंटों उनको समझाते हो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड हाँ, वो आपकी सारी बात सुन रहे हैं। आफ्टर द फोन इज आफ्टर यू वाइंड अप, आप थोड़ी देर बाद देखते हो सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट है नए, जिस इंसान के बारे में वो रो रहे थे और जिसकी बुराइयां कर रहे थे, उन्हीं के साथ हैप्पी पिक्चर्स लगाई हैं। आप वुंडेड फील करना लग जाते हो, आप हर्ट फील करते हो। दैट इज वन मोर ट्रेट ऑफ कोडिपेंडेंट्स। जब वो ओवर गिविंग हो जाते हैं, कंटिन्यूसली जब दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं खुद को, और जब देखते हैं कि दूसरे उनकी सारी एडवाइस को साइड में करके अपनी वो ही लाइफ, अपनी वो ही एक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं, दे फील वुंडेड। इसके अलावा, क्योंकि मैंने कहा कि वो उसी तरह के एक्सप्लॉयटेटिव लोगों को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सो यूजुअली जब वो ओवर गिव कर रहे होते हैं तो जो उनके आसपास, जो उनके क्लोज रिलेशंस हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं किया। बॉसेस उन्हें ऐसे मिलते हैं जो उनकी तरफ देखकर बोलते हैं आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, ये तो आपका रोल था, ये तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ये कोडिपेंडेंसी की वजह से जो ऑब्सेशन होता है आउटवर्ड लुकिंग का, हीलिंग से ये खत्म होता है। अब हील करने के लिए मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे मेल्स आई किसी शख्स की कि कैसे हील करें इस चीज से। लेट मी टेल यू कि ये इतना आसान नहीं है।
आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रेड्स मुझ में हैं, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप समझो हाफ द बैटल इज वन, यू हैव वन द बैटल। बिकॉज कोडिपेंडेंसी में बहुत सालों तक, डेकेड्स तक लोग ये पहचान भी नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर ये ट्रेड्स हैं और ये कहाँ से आ रही हैं। सो आपने अगर ये पहचान लिया है तो कुडोस, आपने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। अब जब पहचान लिया तो आप एक चीज मानिए कि आपके डीएनए में बस चुकी हैं ये आदतें, ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपके सोल तक जा चुकी है, ये अंदर तक जा चुकी है। आपके जो टीचर्स थे, आपके पेरेंट्स, उन्होंने जो भी आपको सिखा दिया आपके लिए गॉस्पेल ट्रुथ बन गया, और वो गॉस्पेल ट्रुथ आज आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट हो रहा है। अब उस पूरे बिहेवियर को चेंज करना सिर्फ किसी की बातें सुन के आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके नहीं कर पाओगे। मेरे केस में मुझे 2 चीजों से बहुत हेल्प मिली। सबके लिए अलग अलग तरीका है हील करने का। आप इन चीजों को मेडिटेशन के थ्रू अपने चाइल्डहुड में जाकर अपने उस छोटा वाला जो आपका वर्जन है, जो छोटा वाला आपका इनर सेल्फ है, जो इनर चाइल्ड है, उससे जाके आप महसूस कर सकते हो कि आपने उस टाइम पे क्या फील किया था अलग अलग इवेंट्स में। और ये महीनों तक चलता है। अलग अलग जब आप इस पे काम करना शुरू करते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको हर चीज याद दिलाता है। इसके अलावा मैंने जर्नलिंग की है, मैंने 2 बुक्स पब्लिश की। जब बुक्स पब्लिश कर रही थी तो मेरी राइटिंग, जितने भी मेरे इंसिडेंट्स थे वो सारे सरफेस पे आ रहे थे। आई केप्ट ऑन राइटिंग अ लॉट। सो जर्नलिंग जो है वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आपको आपके दबे हुए भावनाओं को ऊपर लाने में सहयोग देता है। इसके अलावा अगर आप किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, जो आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं, तो एक थेरेपिस्ट भी आपको मदद कर सकता है कि आप उन सोई हुई मेमोरीज को आप जगाओ। और मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि कहा जाता है कि वैसे तो हम जब कोई बॉडी का प्रोसीजर होना होता है तो हमें नम करना पड़ता है। इसमें हमारी बॉडी ऑलरेडी नम है, हमारी पेन और हमारी जो इमोशंस है वो स्टोर हो चुकी है और नम हो चुकी हैं। उस नमनेस को हमें हटाना है। तो ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट प्रोसीजर है। जो प्रोसीजर हमारा फिजिकल प्रोसीजर होता है जिसमें पहले एनेस्थीसिया देके नम करते हैं और फिर हम पे प्रोसीजर होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें ऑलरेडी हमारी बॉडी नम हो चुकी है। हम लोगों ने इन सब प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। और हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम कहीं चाइल्डहुड से नहीं है, ये तो बाहर के लोगों में प्रॉब्लम है। बाहर के लोगों में डेफिनेटली है, वो टॉक्सिक लोग हैं और आपकी लाइफ को परेशान कर रहे हैं। बट आपको पहले उस चाइल्डहुड में जाके देखना है कि वो कोर वुंड्स आई कहाँ से हैं। अगर वो कोर वुंड्स प्राइमरी केयर गिवर से आई हैं, रिश्तेदारों से आई हैं, टीचर से आई हैं, उनको आपने उस फीलिंग्स को महसूस करके, जो भी आपको उस टाइम पे जो इमोशंस आई थी उन्हें फील करके रिलीज करना है। और रिलीज करते वक्त आपने सबको माफ करना है, अनकंडीशनली आपने सबको माफ करना है, कंपैशन और लव से। खुद को भी माफ करना है कि मैं अनअवेयर, अनकॉन्शियस था, मुझे नहीं पता था व्हाट इज द राइट वे टू निगोशिएट लाइफ, कैसे डील करना है। हमने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं। सो खुद को इन सब इंसिडेंट्स के लिए माफ करके आपने एक कॉन्शियस स्टेप लेना है कि आपका जो प्यार आपके पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते थे आप, वो प्यार आपने खुद को अब देना है। मतलब आपके इनर चाइल्ड को आपने हग करना है। मैंने मेडिटेशंस में जाकर जो वो छोटी मीनू है, मैंने उसे बहुत हग किया है। मैंने उसे अश्योर कराया है कि तू बहुत बहुत परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और तूने कभी कुछ गलत नहीं किया। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। अगर तेरे केयर गिवर्स नहीं समझ पाए कि कहाँ पे क्या तुम्हारी इमोशनल नीड्स थी, सो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो भी वुंडेड हैं। आई हैव गिवन दैट लव, वो जो प्योर लव होता है मैंने खुद को दिया है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपको जो दे, जो अटेंशन दे, आपका फादर जो आपसे अटेंशन, जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपका फादर आपको अटेंशन दे, वो अटेंशन पहले आप मेडिटेशन में जाकर दीजिए और उसके बाद आप आज अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। हर सिचुएशन में, जब भी कोई सिचुएशन आपकी डिमांड करती है कि आप अपने आप को लूज करें, स्टेप बैक कीजिए, पॉज कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए एंड
कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे हाईएस्ट पर्पस को सर्व कर रहा है, जो मेरा हाईएस्ट गोल है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, क्या ये मुझे वो जो कहते हैं इनहेरेंट खुशी, क्या ये स्टेप मुझे इनहेरेंट खुशी देने वाला है? अगर दे रहा है तो आई विल डू इट, अदरवाइज थैंक यू। लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज। आप स्टैब्लिश करेंगे जब बाउंड्रीज, तो आपको पता लगेगा कोई नहीं आपको छोड़ता, और जो छोड़ेगा वो आपके लायक ही नहीं है। जो अबैंडनमेंट फियर्स, जो रिजेक्शन फियर्स जो पेरेंट्स ने डाले थे, वो फियर्स इल्यूजन है, वो एक इल्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है। तो जब आप इस लेवल पे, इसमें महीनों लगते हैं माय फ्रेंड्स, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने आप। उसके बाद आप इन लोगों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हो। आप, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे जज कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। और धीरे धीरे आप उस स्टेज में जाते हो जहाँ पे आप मन में सोचते हो पीस, लव एंड लाइट, आपकी अपनी थिंकिंग है, मैं तो नहीं चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ, और मैं किसी भी हालत में, किसी भी रिश्ते में, जॉब में, सिचुएशन में अपने आप को बहने नहीं दूंगी। मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हूँ। आपका वो इनर चाइल्ड जो एक्टिवेट होता है, कभी लैश आउट करने के लिए, या कभी शांत हो जाता है, डर जाता है, नेगोशिएट नहीं कर पाता, हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता, वो इनर चाइल्ड अब एक्टिवेट होना बंद हो जाता है। अब आप एज अ मैच्योर अडल्ट लोगों के साथ डील कर पाते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ। ऑलमोस्ट 1 साल जहां आप डेडिकेटेडली अपने सारे चाइल्डहुड के एपिसोड्स को, इवेंट्स को ऊपर निकाल सको। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ याद रखता है। अगर आज आप बार बार टॉक्सिक लोगों से मिल रहे हो, तो ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है जो आपको लेकर जा रहा है और इस तरह की सिचुएशंस इनवाइट कर रहा है, बिकॉज वो चाहता है कि आप इन सिचुएशन से डील करो, आप इन मुद्दों को रिजॉल्व करो। वो जो इमोशंस आप नहीं प्रोसेस कर पाए थे बचपन में, उन्हें आज प्रोसेस करो। ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन चाहता है। आप अपनी वाइब्रेशन रेज करो, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन चाहता है। जब आप एक बार करते हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट सब सेम रहेगा, लेकिन जब वो इनर एनवायरनमेंट चेंज होता है, जब वो लाइट आपकी बढ़ती है, तो आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स सिस्टम आपका चेंज होता है। आपको वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेन, ये सब होनी ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। एटलीस्ट मैंने देखा है कि 95 से ऑलमोस्ट 99% डिफरेंस आया है मेरी पर्सनैलिटी में। मुझे छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें भी बॉदर नहीं करती हैं, बिकॉज आई लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। I will meet you again. There is so much to speak about codependency. इतना कुछ है codependency के बारे में. Till next time, thank you so much. Please इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है तो। नमस्कार।